रेजिस्टिविटी जो है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन बाद में करेंगे, बस यहाँ इस फॉर्मूले तक आपको कर लेना है। और लिख दीजिएगा वेयर रो, ये पी मैंने बनाया है, एक्चुअली इट इज़ नॉट पी, इट इज़ लाइक दिस रो, वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। इतना लिखकर छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट द टॉपिक रेजिस्टिविटी। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल को शो कर दिया, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊँगी ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला टाइप है न्यूमेरिकल का, ओम्स लॉ पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इट मे बी ऑफ दिस टाइप। So read out this, the values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। तो यहाँ एक टेबल बनी है, ऑलवेज ये टेबल वाले ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें ऊपर वाला जो कॉलम है, जो रो है, वो करंट से रिलेटेड है, एम्पियर में करंट दे रखी है, नीचे वाली रो में वोल्टेज दे रखा है। तो जब 0.5 एम्पियर करंट थी तो वोल्टेज कितना था 1.6, इसी तरह से 1 एम्पियर करंट 3.4 वोल्टेज, एंड इन द सेम वे यहाँ तक टेबल बनी है। अब इसमें करना क्या है आपको, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ओम्स लॉ में R जो है वो कांस्टेंट अगर होता है, तो मैंने आपको समझाया था कि R अगर कांस्टेंट होगा तो एक ग्राफ ऐसे करके बनाया जाता है V और I के बीच में। ये V की एक्सिस है, ये I की एक्सिस है, और इफ़ ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। और अगर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है, मतलब एक जैसा नहीं है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टेबल दे रखी है, इस टेबल से आपको एक ग्राफ बनाना है V और I के बीच में, और उससे फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ शो कर रही हूँ इसका, दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपको VI का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, ये V एक्सिस है एंड दिस इज़ I। अब यहाँ जो नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को आपको इसमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, तो पता है आप जैसे मैथ्स में अभी तक ग्राफ्स बनाते आए हैं लाइक दैट, तो V में कितना कितना गैप चल रहा है, तो 1.6, 3.4, 6.7, तो बेटर होगा कि आप जो है वो 1.5 का अगर गैप लेकर चलते हैं, तो दिस इज़ ज़ीरो, यहाँ 1.5, फिर इस तरह से आज आगे आ जाएगा 2.0, 1.5 के डिफरेंस से आप लेते जाएंगे। 2.0 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2.5, फिर आगे क्या आएगा 3.0, और एंड इन दिस वे कहाँ तक बनाना है आपको, 13.5 तक शो कर सकते हैं। तो 13.5 तक इसको शो कर लीजिएगा। इसी तरह से ये 0.5, 1.0, इसमें तो प्रॉपर रेशियो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला ग्राफ अगर आप पहला जो है वो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 0.5 और 1.6 पे, तो करंट 0.5 कहाँ आ जाएगी, हियर, ये 0.5 है, और 1.6 जो है वो वोल्टेज कहाँ आएगा, 1.5 तो ये है, 1.6 इसके आगे होगा, तो लगभग यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, फिर इसी तरह से आगे लगेगा और इस तरह से आगे लगेगा। तो इसमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ग्राफ थोड़ा सा जो है वो कर्व शेप में आएगा। तो ये ग्राफ में आपको शो करना है, इस तरह का एक ग्राफ बनाना है, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशन ऑल्सो, सॉल्यूशन भी भेजिएगा ताकि मुझे पता चले आपने सही प्लॉट कर लिया या नहीं। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेजिस्टेंस भी करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस का तरीका आपको पता है, ये होता है V/I, है ना। लेकिन अब यहाँ कौन सा V और कौन सा I लें, इस टेबल में तो बहुत सारे V और I हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिडल में से कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, कोई भी V और कोई भी I। तो मिडल में लगभग ये वाला नंबर मिल रहा है हमें 6.7 और 2.0। लेकिन इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, बल्कि यहाँ लिखा होता है डेल्टा V/डेल्टा I। तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो जैसे डेल्टा V का मतलब फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल में वोल्टेज की दो रीडिंग्स लेनी है, कौन सी दो लेंगे, तो एक तो ये मिडल वाली हो गई, एक इसके पीछे वाली। तो वोल्टेज में आप लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा V/डेल्टा I, ये तो आप लिखेंगे फॉर्मूला। फिर आप क्या करेंगे, डेल्टा V में लिखिएगा 6.7 में से क्या माइनस करेंगे, इसके पीछे वाली वैल्यू क्या है 3.4, अपॉन में डेल्टा I, वही वाले नंबर्स ले लेंगे करंट में भी, तो 2.0 माइनस
1.0। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा रेजिस्टेंस का। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आप सॉल्व करके मुझे सेंड भी करेंगे। ओके, फिर मैंने एक एक्सरसाइज ली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। अगर आप टॉपिक्स खाली पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा आ जाएगा कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, तो 10th क्लास में ऐसा नहीं होता है। 10th क्लास का जो प्रोसेस है वो इट इज़ जस्ट लाइक द क्लास 12th, बहुत डिफरेंट है। रीजनिंग के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हर एक टॉपिक के बाद में एक ऐसी वाली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। तो इसलिए मैंने ये आपको एक्सरसाइज अवेलेबल कराई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और जब भी आपको टाइम मिलता है सॉल्व करके देखिए, क्योंकि 1 by 1 आई मेक यू प्रैक्टिस, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि जितने मैं समझा रही हूँ वो भी आप लिखेंगे, जितने रह जाते हैं वो आप क्या करेंगे, पूछते रहेंगे बीच में। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपन्स टू द करंट इफ़ द रेजिस्टेंस, तो करंट में क्या चेंज होगा जब, सबसे पहला पॉइंट है कंडक्टर इज डबल्ड, दूसरा है हाफ्ड, थर्ड है ट्रिपल्ड, फोर्थ है रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, लेंथ में। तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। अगर कंडक्टर की लेंथ डबल हो जाती है, लिखा है डबल्ड, तो डबल्ड का मतलब फॉर्मूला ये होता है आर इज प्रपोर्शनल टू एल। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लेंथ में जितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में सेम चेंज होगा। तो अगर लेंथ डबल हो जाती तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट डबल्ड। तो पहले पॉइंट में आप आंसर क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ ट्रिपल्ड हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल्ड होगा। अगर लेंथ 1/4 हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा। तो सेम इफेक्ट होगा, लेंथ में जितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में उतना ही चेंज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, किसी भी डिवाइस में कौन अपोज करता है, तो आपका आंसर होगा रेजिस्टेंस। और वन वर्ड आंसर मत लिखिएगा, आप पूरा लिखेंगे रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट मैंने आपको बता दी क्या होती है, ओम। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है, उसमें टिक वाले क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल। तो उसमें लिखा है विच वन इज़ नॉट यूज्ड इन वेरीफाइंग ओम्स लॉ। तो यहाँ एक सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम बनाते हैं और लैब में इसका कनेक्शन करके भी दिखाया जाता है। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ लैब कंपोनेंट्स की हेल्प से समझेंगे। तो ओम्स लॉ में क्या चीज़ नहीं चाहिए होती है, तो ओम्स लॉ में एमीटर, वोल्ट मीटर और वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मेज़र करना है, ये सभी कुछ चाहिए होता है। रियोस्टेट भी चाहिए होता है, लेकिन रियोस्टेट इसलिए होता है कि हम जो रेजिस्टेंस है उसको कम या ज़्यादा कर सकें। तो अगर रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर रियोस्टेट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, और अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर रेजिस्टर की ज़रूरत नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रियोस्टेट होगा। फोर्थ होगा आपका ओम्स लॉ रिलेट्स टू फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये आपको आंसर पता हो सकता है कि ओम्स लॉ किन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, तो ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू करंट if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, halved, tripled। अब रेजिस्टेंस और करंट वाला रिलेशन आपको पता है, रेजिस्टेंस और करंट में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऊपर वी होता है नीचे आई होता है। तो जैसा करंट में चेंज होगा उसका उल्टा रेजिस्टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर करंट डबल हो जाती तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाफ। अगर करंट हाफ हो जाती है तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डबल। अगर करंट ट्रिपल्ड हो जाती है तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, 1/3। ओके, अपोजिट चेंज होगा उसमें। क्लियर, तो बेटर होगा कि आप ये लिखते भी जाएं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है विजिबल नहीं है तो आई विल गिव यू द PDF ऑल्सो, मैं चैप्टर की PDF भी सेंड कर दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ दे रखा है द स्लोप ऑफ VI ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर गिव्स।
वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मीन्स ये चीज़ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो उसका आंसर है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो मीन्ड में आप डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख देंगे रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अगर व्हाट इज मीन्ड बाय करके आता है तो ऑपोजिशन वाली डेफिनेशन ही लिखेंगे। फिर लिखा है डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि 1 वाली जहाँ भी डेफिनेशन आती है तो ये फॉर्मूला है V अपॉन आई। 1 ओम कैसे बनेगा, जब V 1 हो जाता है, V 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर, तो R कितना होगा 1 ओम। डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन 1 volt of potential difference is applied across the ends of a conductor and current flowing it is 1 ampere, current flowing through it is 1 ampere, then resistance of the conductor will be 1 ohm. Okay, फिर लिखा है राइट डाउन द फॉर्मूला विच स्टेट्स द रिलेशन। तो फॉर्मूला अगर लिखना है तो ये लिख देंगे V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो इतने क्वेश्चंस जो हैं आज आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर ये जो होम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से मैं नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जो अभी तक आपने इससे ऊपर किए थे वो सारे 1 मार्क वाले थे, जहाँ से ये वाले क्वेश्चन हैं वो सारे ज़्यादा मार्किंग के हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करें देन इट विल बी गुड। ओके, थैंक यू।